अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी का। तो पेश खिदमत है लंदन डायरी और आज का उन्वान उन्होंने दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी और कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर लंदन बरतानिया। आज जब दफ्तर पहुंचा तो काम की मसरूफियत से जहन काफ़ी उलझा हुआ था। देखते देखते घड़ी ने 12 बजे की इत्तला दी और हम अपनी मेज़ से उठकर अपनी टीम के दूसरे कमरे में चले गए ताकि ऑफिस सेक्रेटरी को कुछ काम करने की हिदायत दें। अभी मैं ऑफिस सेक्रेटरी को हिदायत दे ही रहा था कि उसने अपने मोबाइल को खोला और हैरान होकर कहा, फ़हीम, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पैगाम भेजा कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कहकर नूरैन अफसरदा हो गई। नूरैन जॉन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो ईसाई है। नूरैन की माँ 60 की दहाई में बतौर नर्स बरतानिया आ गई थी। नूरैन लंदन में रहते हुए भी अब भी दीगर पाकिस्तानियों की तरह अपने मुल्क की सियासी, समाजी और सकाफ़ती मामले में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। मैंने नूरैन से कहा कि ये एक फेक खबर है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैंने सोशल मीडिया पर इमरान खान की गिरफ़्तारी की खबर खुद पढ़ी तो मेरे भी होश ठिकाने लग गए। इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान की पार्टी का हामी हूँ और उनकी गिरफ़्तारी हुई, बल्कि मुझे हैरानी इस बात से हुई कि जिस तरह से उन्हें अदालत से भारी तादाद में पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती धक्का देते हुए पुलिस वैन में लेकर गए। वो एक दहशतनाक मंजर था। साबिक़ वज़ीर आज़म को अगर इस तरह गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस की इस हरकत से लोगों का गुस्सा भड़केगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम बरसग़ीर के 3 ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो देखा जा रहा है कि पिछले कई बरसों से वहाँ हस्ब इख्तिलाफ से बदला लेने के लिए हुकूमत बन रही है। जो भी हुकूमत में आया वो आवाम की सेवा करने की बजाय इस बात में लग जाता है कि कैसे अपोजिशन के लीडर या वर्कर को डरा धमकाकर एक ऐसा माहौल बनाए, अपने गिर्द ऐसा माहौल बना दे कि वहाँ लोग खौफज़दा होकर खामोशी इख्तियार कर लें। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कई बरसों से खौफज़दा करने की रिवायत को कभी सियासी लीडरों तो कभी फौजी जनरल अपनी ताकत की बिना पर हुकूमत बनाते चले आ रहे हैं। यानी कि हुकूमत में आते ही मुल्क की तरक्की को बालाए तौक रखकर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करके बात अदालत तक पहुंच जाती है और फिर अदालत हुकूमत की दबाव में आकर जल्दबाजी में फ़ैसला सुना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि आवाम का गुस्सा भड़क उठता है। इसी तरह फ़ौजी जनरल भी जब हुकूमत से
आजिज़ आ जाते हैं तो वो भी अपनी बंदूक तान कर मुल्क की सलामती का बहाना बनाकर हुकूमत की बागडोर संभाल लेते हैं। गोया कि पाकिस्तान की कमज़ोर जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने की बजाय सब अपनी अपनी मर्ज़ी से हुकूमत पर कब्ज़ा करना फ़ख्र समझते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमोबेश ऐसा ही हिंदुस्तान में भी आजकल देखने को मिल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, हिंदुस्तान में आवाम खौफ व हरास की ज़िंदगी गुजार रही। किसी को भी मुजरिम बनाकर इनकाउंटर किया जा रहा है तो कहीं सियासतदानों को मुंह मांगी रकम देकर हुकूमत गिरा दी जा रही। मज़हब के नाम पर लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है और हुकूमत में आते ही अपोजिशन के सियासतदानों, खासकर मुसलमानों को गबन और दहशतगर्दी का केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। हाल ही में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को गुजरात की अदालत ने एक केस में उन्हें मुजरिम करार दिया और जिसकी बिना पर उनकी पार्लिमानी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया। यही हाल बांग्लादेश की सियासत का है, जहां आए दिन अपोजिशन के लोग जेल जा रहे हैं और हुकूमत खाली मैदान में अपनी कामयाबी का राग अलाप रही, जबकि हक़ाइक़ कुछ और ही बयान कर रहे हैं। हस्ब इख्तिलाफ की रहनुमा बेगम खालिदा ज़िया पर करप्शन के केस की बौछार इस तरह से हुई है कि उन्हें भी बदवानी के केस में जेल में डाल दिया गया है, ताकि वो सियासत से दूर रहे और हुकूमत अपनी मनमानी करती रहे। दरअसल ये पूरा मामला ही काफ़ी पेचीदा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादातर सियासतदानों पर मुकदमे चल रहे हैं या उनके खिलाफ किसी फर्द ने केस कर रखा है। अब समझ में यही नहीं आ रहा कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठा कौन है। जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत मिली तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाए गए और वो आदत से मजबूर मुल्क छोड़कर ही भाग गए। जब परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी हुकूमत कायम की तो उन्होंने सऊदी अरब में पनाह ली और जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और लंदन आ गए और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे कबल साबिक़ वज़ीर आज़म भुट्टो को भी बदनामी और कत्ल के मामले में फांसी दी जा चुकी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान ने बढ़ती हुई सियासी और माशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना किया, जिसमें ज़रूरी अशिया की महंगाई, दहशतगर्दी के हमलों में इजाफ़ा और वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी वोट में अदम एतमाद की मनसूबाबंदी से बरतरफी शामिल है। इसी दौरान ये बात भी कही जाने लगी कि इमरान खान के कुछ कौमी असम्बली के मेंबरान ने भारी रकम की एवज़ में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ हाथ मिलाकर इमरान खान की हुकूमत को बेदखल कर दिया, जिसके बाद इमरान खान ने मुसलसल तहरीक चलाते हुए हुकूमत को निशाना बनाते रहे। बड़े बड़े जलसों का एहतमाम हुआ और लोग भारी तादाद में इमरान खान की हिमायत में सड़कों पर निकल आए, लेकिन इमरान खान बार बार ये दोहराते रहे कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदालत और फ़ौज को अपने साथ
मिला लिया और उन्हें इस बात का भी ख़तरा है कि कहीं उनकी जान न ले ली जाए। कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा हो रहा था। इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे और उन पर हमला भी होगा। ताहम कुछ महीने कबल एक जलसे को खिताब करते हुए चंद नौजवानों ने इमरान खान पर गोली भी चलाई थी, जिससे इमरान खान ज़ख्मी हो गए थे। आखिर इस मसले का हल क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस मसले का कोई हल है, क्योंकि बरसग़ीर की सियासत इतनी करप्ट हो चुकी है कि जो भी हुकूमत संभालता उसे इसी बात की परवाह रहती कि किस तरह अपोजिशन को हिरासा करने के लिए उन पर मुकदमात चलाई जाए और उन्हें उसकी सज़ा हो, जिसका नतीजा ये होता है कि सियासतदानों के बदला लेने और माहौल को खौफज़दा करने की कोशिश में बेचारे अवाम न इधर के और न उधर के रहते हैं। इल्ज़ाम तराशी का ये तरीक़ा इतना आसान हो गया है कि उन ममालिक में सवाए अपोजिशन से बदला लेने के अलावा और कुछ रखा ही नहीं है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ कह रहा है। मैंने इस बात को महसूस किया है कि बदले की सियासत में बेचारी आवाम ही घाटे में रहती है, जो इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है ताकि आने वाली हुकूमत उनके मसाइल को हल करेगी और मुल्क तरक्की याफ्ता होगा। ऐसी हुकूमतें तमाम पॉलिसियों पर नाकाम होती हैं और मुल्क की माशी सूरत हाल तबाह व बर्बाद हो जाती और उसकी एवज़ में आवाम को महंगाई, बदहाली, बेरोज़गारी, गुर्बत और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदब दुनिया में अपना यहाँ पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी सुन रहे थे, जो हर इतवार को अखबार मशरिक़ में शाये होता है। और आज भी जो शाये हुआ है उसका उन्वान उन्होंने दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मज़मून यकीनन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।